ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर सबसे पहले अभी तक मैंने जो क्लासिकल मेथड बताए थे, क्लासिकल मेथड में एक तो मैंने कौन सा वीन्स लॉ बताया था। उस वीन्स लॉ में आप देखोगे तो ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होता था, लैम्बडा तथा यू लैम्बडा के बीच में। ये तो किसका ग्राफ था, कृष्णिका का ग्राफ था। और जो ये ग्राफ जो होता था वो किसके लिए, लघु तरंग दैर्ध्य के लिए। किस प्रकार से प्राप्त होता था, इसमें वीन्स का लॉ। और मैंने आपको बताया था कि निम्न तरंग दैर्ध्य के ऊपर तो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि लो वेवलेंथ के ऊपर वीन्स लॉ है वो किसको सक्सेसफुली डिस्क्राइब करता है, या फिर आप कह सकते हो कि आसानी से या सफलतापूर्वक किसका क्लासिफिकेशन करता है, कृष्णिका के रेडिएशन या फिर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का वो सिंप्लीफिकेशन करता है। परंतु जैसे ही हम किसके ऊपर जाएंगे, हाई वेवलेंथ के ऊपर जाते हैं या उच्च तरंग दैर्ध्य के ऊपर जाते हैं, तो उस समय पर ये क्या करता है, ये यह प्रदर्शित करता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन या फिर विकिरण का उत्सर्जन, जिसे हम रेडिएशन बोलते हैं, रेडिएशन का एमिशन क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। परंतु कृष्णिका विकिरण या कृष्णिका रेडिएशन के अनुसार ऊर्जा वितरण के नियम के अनुसार क्या पता चलता है, कोई भी कृष्णिका जो होती है वो स्टार्टिंग के अंदर स्मॉल वेवलेंथ के ऊपर तो क्या करती है, विकिरण के अंदर उत्सर्जन को बढ़ाती है, परंतु एक मैक्सिमम वेवलेंथ की विकिरण का उत्सर्जन करने के पश्चात उसके अंदर क्या हो जाता है, रेडिएशन का मान कम होना शुरू हो जाता है। परंतु वीन्स के अनुसार ऐसा नहीं होता। उसके अनुसार जैसे जैसे हम वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो उच्च तरंग दैर्ध्य के ऊपर या फिर हाई वेवलेंथ के ऊपर भी विकिरण का इमिशन क्या हो जाता है, बहुत ही अधिक होता है या इनफाइनाइट हो जाता है। ये बताया था वीन्स लॉ ने, जो कि आंशिक रूप से या पार्शियल रूप से क्या सक्सेसफुली है, क्योंकि ये हाई वेवलेंथ के ऊपर तो क्वांटम मैकेनिक्स के ब्लैक बॉडी रेडिएशन फॉर्मूले को डिस्क्राइब नहीं करता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊर्जा वितरण को नहीं समझाता, परंतु निम्न वेवलेंथ के ऊपर समझा रहा है। इसलिए क्या है, आधा या फिर आंशिक रूप से किसकी व्याख्या करता है, क्लासिकल सॉरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की व्याख्या करता है। उसी प्रकार से दूसरा नियम जो था वो था रेले जीन्स का नियम। उसमें ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त हो रहा था, इस प्रकार से प्राप्त हो रहा था रेले जीन्स के लिए। ऐसा होने के कारण अब आप देखोगे तो इन दोनों के अंदर क्या है, एक तो लोअर वेवलेंथ के ऊपर किसका डिस्क्रिप्शन या किसका सक्सेसफुली क्लासिफिकेशन कर रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जिसके अनुसार लो वेवलेंथ के ऊपर विकिरणों का उत्सर्जन बढ़ता है। दूसरी तरफ वहीं पर अगर हम रेले जीन्स के अंदर देखेंगे तो रेले जीन्स के अंदर उच्च तरंग दैर्ध्य के ऊपर तो विकिरणों के अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है, परंतु निम्न तरंग दैर्ध्य के ऊपर विकिरणों की मात्रा बहुत अधिक है। या फिर अगर हम इसको वेवलेंथ की जगह पर अगर फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखें तो क्या है, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखोगे तो मिनिमम आवृत्ति के ऊपर ये ग्राफ क्या है, बहुत ही अधिक ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या, इस रेडिएशन का आप देखोगे तो फिक्स फ्रीक्वेंसी या फिक्स वेवलेंथ के पश्चात क्या हो जाएगा, ग्राफ डिक्रीज होना चाहिए, परंतु ये ग्राफ तो किसकी तरफ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। यही जो ये प्रोडक्शन या फिर ये जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ग्राफ जाना चाहिए जीरो की तरफ, मतलब विकिरणों का ऑक्सीजन होना कम चाहिए, परंतु ये बता तो रहा है क्या, इनफाइनाइट। तो ये जो अंतर होता है या फिर ये जो विपद उत्पन्न होती है, ये जो प्रभाव दिखाई देता है हमें किसके अंदर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अनुसार, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर रेले जीन्स नियम के अनुसार जो ये डिफरेंस उत्पन्न होता है, इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, यूवी कैटास्ट्रोफी या फिर यूवी इफेक्ट, जिसके अनुसार यह बताया जाता है कि फिर ये प्रभाव या यह विपद कब उत्पन्न होता है, जब रेले जीन्स ने यह बताया था, या फिर कृष्णिका विकिरण के अंदर हम ये जानते थे कि स्टार्टिंग के अंदर तो जो वेवलेंथ होगी या फिर कोई भी विकिरण होगी उसके ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, परंतु एक फिक्स वेवलेंथ या एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के पश्चात उनकी विकिरणों की ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। परंतु लेले जीन्स
या फिर वीन्स के नियम के अनुसार हम ये देखते हैं कि एक फिक्स, जैसे ही हम स्टार्टिंग के अंदर देखें तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो वेवलेंथ क्या होती है, या फिर कोई भी विकिरण की उत्सर्जन क्षमता या फिर विकिरण के अंदर एनर्जी डेंसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती है। परंतु जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को हाई कर देते हैं तो यहाँ पे विकिरण की एनर्जी डेंसिटी है वो किसकी तरफ चली जाती है, इनफाइनाइट की तरफ चली जाती है, या फिर विकिरण की डेंसिटी का मान क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं ऊर्जा घनत्व इनफाइनाइट हो जाता है, जो कि प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं है। किसी की भी पदार्थ द्वारा अनंत मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जित करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यही जो अनंत मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा घनत्व का अनंत होना ही क्या कहलाता है, यूवी कैटास्ट्रॉफी या फिर यूवी इफेक्ट। वापिस से सुन लेना, जब मिनिमम वेवलेंथ या मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो विकिरणों का उत्सर्जन बढ़ता है, परंतु हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर इनका मान अनंत हो जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जो ये वैल्यू के अंदर डिफरेंस पाया जाता है या फिर जो ये विकिरणों के ऊर्जा घनत्व में जो ये अंतर उत्पन्न होता है या इनफाइनाइट का पाया जाना ही क्या कहलाता है, यूवी कैटास्ट्रॉफी या फिर पराबैंगनी प्रभाव। इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, उससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में गोविंद कुमार, अगर तुमको समझ नहीं आएगा तो जिस जगह पे लाइन हिंदी वाली मैं आप लोगों को आपको बता दूंगा कि वो लाइन का क्या मतलब है, ठीक है ना। लेजिन्स नियम से उच्च आवृत्ति के विकिरणों का ऊर्जा घनत्व अधिकतम होना चाहिए। ऊर्जा घनत्व के अत्यधिक होने पर पराबैंगनी विपद उत्पन्न हो जाता है। आवृत्ति का मान और अधिक होने पर ऊर्जा घनत्व, आवृत्ति का मान और अधिक होने पर ऊर्जा घनत्व का मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। ऊर्जा घनत्व का मान अनंत हो जाता है, जो कि संभव नहीं है। सॉरी, इस घटना को हम क्या बोलेंगे, पराबैंगनी विपद कहते हैं। यूवी डीवी किसके नियम से, रेले जीन्स लॉ से यूवी डीवी किसके बराबर होता है, 8 पाई म्यू स्क्वायर डीवी अपॉन सी क्यूब इंटू एटी के बराबर होता है। जब यहां से हम u निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 से इनफाइनाइट यूवी इंटू डीवी के बराबर आएगा, और जिसका मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट के लगभग बराबर आएगा, जो कि प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है।